हूँ, मैं भी एक मासूम हूँ, आपसे अपना हक मांग रहा हूँ। जी हाँ, ये सवाल सूबे के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर उस मासूम का है जिसके सारे सपने खुली आंखों के सामने आईने की तरह टूटकर चूर चूर हो रहे हैं। तालीम के जरिए जिंदगी को रोशन करने की जिनकी उम्मीदें बदहाल शिक्षा व्यवस्था के सामने हार कर बिखर रही हैं, और ये सवाल सरकारी स्कूलों और वहां दी जाने वाली उस शिक्षा का भी है जो तमाम दावों वादों के बाद भी किसी कोने में सिसकती सहमती नजर आती है। वो कहती हैं कि लोग कहते हैं किसी देश का विकास उस देश की प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करता है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उन बच्चों के सुनहरे भविष्य की बुनियाद शिक्षा के मंदिर यानी इन्हीं स्कूलों में रखी जाती है। लेकिन जब ये नींव ही कमजोर पड़ जाए तो इमारत मजबूत कैसे होगी। जब देश की नींव तैयार करने वाले स्कूल ही ढहने लगेंगे तो मासूम के अरमानों को पंख कहां से लगेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का मौजूदा शस्त्र यही बताता है कि कहीं सरकारी स्कूलों में छत नहीं है, कहीं मासूम बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, तो कहीं पीने के पानी की बंदोबस्त नहीं है। शौचालय तो अभी भी एक सपना है, और तो और प्रदेश के 5295 सरकारी स्कूलों में अभी भी कोई शिक्षक ही नहीं है, तो पूरे प्रदेश में अभी भी 95,478 शिक्षकों का टोटा है। आज चर्चा सूबे की सशक्ति शिक्षा व्यवस्था पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। रतलाम को 1014 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, जिला अस्पताल में शुरू होगी डायलिसिस की सुविधा। प्रदेश भर में महिलाओं के फ्री मेडिकल चेकअप के लिए लगेंगे कैंप, सीएम शिवराज का ऐलान। खेल और उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के फरमान से महकमे में मचा हड़कंप, 7 दिन के भीतर फाइलों के निपटारे का दिया है आदेश। भ्रष्टाचार में घिरे कृषि प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर होंगे सस्पेंड, सीएम की हरी झंडी का इंतजार। लोकायुक्त पुलिस के छापे में करोड़ों की बेनामी संपत्ति का हुआ था खुलासा। रायपुर में कमल विहार का कांग्रेस ने अनोखे तरीके से किया विरोध, एनआरडीए दफ्तर के बाहर नगाड़ा बजाकर की मुनादी। भिंड में गंदगी के खिलाफ स्कूली बच्चों ने छेड़ी जंग, पीएम और सीएम को लिखा खत, स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई की मांग। ग्वालियर से शताब्दी में खाना सप्लाई करने वाले कैटरर्स के किचन पर नगर निगम का छापा, दाल चावल सूप पनीर समेत खाने पीने के कई चीजें अमानक सत्व की मिली, सैंपल की रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई। दमोह में विकलांग युवक के साथ भद्दा मजाक, एपीड योजना में मिली ट्राईसाइकिल थोड़ी दूर चलने पर ही बिखरी, लीपापोती में जुटे अफसर। दंतेवाड़ा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक शिक्षक और 2 युवतियां गिरफ्तार, गीदम पुलिस ने की कार्रवाई। रायपुर में 2 चेन स्नेचर गिरफ्तार, 13 सोने की चेन और बाइक जब्त, वारदात के बाद नागपुर भाग जाते थे बदमाश। और नाग पंचमी पर रायपुर में हुई कुश्ती प्रतियोगिता, एक दूसरे को पटकनी देने पहलवानों ने लगाया दम। This program is sponsored by CXCT. तो मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा की दशा और दिशा दोनों दयनीय है। पूरा का पूरा सरकारी एजुकेशन सिस्टम बीमार हो चुका है। इस बीच एक कड़वा सच ये भी है कि निजी स्कूलों का बोलबाला भी कहीं न कहीं राज्य के सरकारी स्कूलों की बदहाली की एक वजह है। सरकारी और निजी स्कूलों में आज जमीन और आसमान से भी ज्यादा फर्क है। सरकारी स्कूल एक तबके के लिए समाज में साख के खिलाफ माने जाने लगे, जिनके हाथों में शिक्षा विभाग की कमान और कंधों में उसके स्तर को सुधारने की जिम्मेदारी है। खुद वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की कमी कभी शक्ल तक नहीं दिखाना चाहते। यानी साफ है कि शिक्षा के स्तर के सुधार और बदलाव की बातें इन सरकारी नुमाइंदों के सरकारी फाइल तक ही सीमित है।
ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सही मायने में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और एक बार फिर से देश में उम्मीद की किरण जागी है कि समाज में हिस्सों में बंट चुकी शिक्षा व्यवस्था के बीच भी खाई अब पटेगी और सरकारी स्कूलों की शान बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश की बदहाल प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर कड़ी चोट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश दिया है, जिसके मुताबिक मंत्रियों, नेताओं, आईएएस, पीसीएस अफसरों, जजों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी प्राथमिक स्कूलों में ही पढ़ाना अनिवार्य है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का मध्य प्रदेश में भी स्वागत किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में भी इस नियम को लागू करने की भी मांग उठने लगी है। निजी स्कूलों के बाहर लाल बत्ती लगी और मध्य प्रदेश शासन लिखी गाड़ियों की लंबी लाइनों की तस्वीरें तो आपने अक्सर देखी होंगी, जहां हमारे बड़े ठाठ वाले माननीय विधायकों, जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बच्चे शान से पढ़ने जाते हैं, तो दूसरी तरफ जर्जर इमारत, टपकती छत, दरकती दीवारें और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती सूबे के सरकारी स्कूलों की स्याह सच भी किसी से छिपा नहीं है, जहां खोखली बुनियाद पर ही आकाश छूने के सपने सरकारी कागजों और नारों में सजोए जाते हैं। लेकिन असल में वहां ना तो कोई अफसर और ना ही कोई नेता अपने बच्चों को वहां दाखिला कराता है, क्योंकि इन सरकारी आंकड़ों से अलग इन स्कूलों के कड़वे सच से वो भी बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन अब सूबे के सरकारी स्कूलों की सूरत और सीरत बदल सकती है, मौजूदा शिक्षा का स्तर उठ सकता है और उनके द्वार पर भी रुआब वाली सरकारी गाड़ियों का रेला लग सकता है, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर प्रदेश में भी अमल किया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों की दुर्दशा और शिक्षा के घटते स्तर के मद्देनजर कोर्ट ने नौकरशाहों, नेताओं, जजों और सभी सरकारी नुमाइंदों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का आदेश दिया है और ऐसा न करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही इंक्रीमेंट रोकने का प्रावधान भी किया गया है। तो वहीं इलाहाबाद कोर्ट के इस फैसले पर मध्य प्रदेश में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस भी राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए इसे लागू करने की मांग कर रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान का कहना है कि लोकतंत्र में इस तरह का प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है, उस निर्णय को मैं यही मान सकता हूं कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को लगा होगा कि जो राजनेता हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके कामों में कहीं न कहीं कमी है और इसी कारण से उन्होंने शायद ये निर्देश दिया है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पर अवश्य पढ़ाएं। मध्य प्रदेश में तो होना ही चाहिए कि जहाँ अधिकारी और बच्चों के बच्चे पढ़े, वहीं आम आदमी के बच्चे पढ़ने जाए, तो उससे समानता आएगी और शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। उत्तर प्रदेश न्यायालय ने भी ये जो निर्णय दिया होगा कि वहां के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में कहीं न कहीं अधिकारी उदासीन रहे हैं, शायद इसी के परिदृश्य में ये निर्णय आया होगा। देखिए, ये तो लोकतंत्र में, स्वतंत्र भारत में हर चीज को प्रतिबंध करके लोकतंत्र नहीं चल सकता। मौजूदा समय में शिक्षा का बाजारीकरण करने पर उतारू निजी स्कूलों के संचालक हर साल बच्चों के अभिभावकों से करीब 1700 करोड़ रुपए लूटकर मलाई काट रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। 1000 करोड़ों के बजट के बाद भी उनके दुर्दिन बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुशासन वाले इस प्रदेश के 5295 सरकारी स्कूलों में अब भी कोई शिक्षक नहीं है, तो पूरे प्रदेश में 95,878 शिक्षकों का टोटा है। सूबे में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के 5 साल बाद भी सरकारी स्कूलों की बदहाली की कहानी यही नहीं रुकती। राज्य में आज भी 17,972 ऐसे स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं। 65,946 विद्यालयों में महिला शिक्षक ही नहीं है।
यूडाइस की रिपोर्ट बताती है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए आरटीई के तहत किए गए दिशा निर्देशों का भी ठीक तरह से पालन नहीं हो रहा है। हाल ये है कि सरकारी स्कूलों में औसतन 33 छात्रों पर एक शिक्षक ही है। 24,000 से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षक 50 से ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। वहीं 19,000 से ज्यादा स्कूलों में एक कक्षा में 50 से ज्यादा विद्यार्थियों को बैठना पड़ता है, वो भी तब जब हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी इन्हीं सरकारी स्कूलों में ही तालीम पाती है और देश का मुस्तकबिल यहीं लिखा जाता है। ऐसे में बेसिक शिक्षा की बुनियाद मजबूत बनाने में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, क्योंकि जब राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के बच्चे खस्ता हाल सरकारी स्कूलों में जाने के लिए मजबूर होंगे, तभी सरकारी स्कूलों की सूरत और सीरत बदलेगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ अजय शर्मा। तो जब एजुकेशन सिस्टम पर ही उठने लगे सवाल, जब शिक्षा बिकने लगे सरे बाजार और न्यायालय को जारी करना पड़े फरमान, तो सवाल उठते हैं। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्कूलों के लिए बनेगा नजीर? क्या इस फैसले से शिक्षा के बाजारीकरण पर लगेगी लगाम? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के फरमान से सुधरेगा सरकारी स्कूलों का स्तर? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं राकेश बंसल जी, जो पूर्व आईएएस हैं और पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल के रहे हैं। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। लोकेश मालती प्रकाश हैं, जो शिक्षा अधिकार मंच के सदस्य हैं और काफी इस मामले में लड़ते रहे हैं। हमारे साथ अशोक नंदा हैं, चेयरमैन आईपीएस स्कूल के और वरिष्ठ पत्रकार हैं के अग्निहोत्री। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पहला सवाल हमारा बंसल जी आपसे ही है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है और उन्होंने इसको 6 महीने के अंदर लागू करने का जो निर्देश दिया है, उन्होंने कहा है कि इसको 6 महीने में लागू करके हमें सूचित भी करें। अगर ये मध्य प्रदेश में भी इस तरह कि जो कोर्ट का फैसला हुआ है मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, उनकी जो दुर्दशा है उस पर सुधार आ सकता है? बंसल जी। मेरे ख्याल से ये जो फैसला है, ये जो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उससे मेल नहीं खाता है। और डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसलों को इम्प्लीमेंट करना जो है, ये एक आइडियल व्यवस्था लगती है। कहने के लिए आदर्शवादी एक सुझाव लगता है, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से अमल में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण के लिए अगर आज कह रहे हैं कि हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, तो कल आप कह सकते हैं कि साहब सरकारी अस्पताल में आपको इलाज कराना अनिवार्य है, तो फिर प्राइवेट अस्पतालों में उनको सबको क्लोज डाउन करना पड़ेगा। परसों आप कहेंगे कि सरकारी सूत मिल से जो कपड़ा बना है उसके ही कपड़े पहनिए, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। मेरे ख्याल से व्यवहारिक फैसला नहीं है और शायद जुडिशरी में भी इस पर एक राय नहीं होगी। नहीं, चूंकि चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये फैसला सुनाया है, जो आपने कहा कि कल अस्पतालों की भी यही होगी, ये भी मांग उठने लगी है कई जगह से। अभी आपने स्टेटमेंट में पढ़े होंगे, हमारी टीवी जो रिपोर्टर हैं उनको भी लोगों ने कहा कि इस तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यही होना चाहिए। बिल्कुल यही कहा है जैसा आपने कहा ना। तो ऐसे में अगर हमारे स्कूल का स्तर गिर रहा है, आपको मैंने खुद दिखाया आंकड़े कि शिक्षक नहीं है, तो जो हमारे हुक्मरान जो हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे नीति नियामक हैं, जो हमारे मंत्री हैं, सरकार है, इनके जब बच्चे पढ़ेंगे तो हो सकता है वो जो प्राइवेट स्कूल है उनका भी स्तर उसी जैसे हो जाए। देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि इसको कहना आसान है, लेकिन करने में इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू एजुकेशन के साथ हमें ये भी राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। कल आप कहेंगे कि साहब आपको अपनी जाति में ही शादी करनी पड़ेगी, आपको एमपी टूरिज्म के होटल में ही खाना खाना पड़ेगा, निजी होटल में आप खाना नहीं, इसका कोई अंत नहीं हो सकता है। और डेमोक्रेसी में इस तरह के जो आदेश हैं, मेरे ख्याल से कोई ना कोई इसमें जरूर PIL होगी या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और निश्चित रूप से जुडिशरी को ये फैसला अपना इसको संशोधित करना ही पड़ेगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जितना कानून मैं समझता हूँ, ये बिल्कुल कानूनी तौर पर ये फैसला टिक नहीं सकता।
एक दूसरे तो जेल की खाना व्यवस्था सुधरी। इसी तरह जब हुक्मरानों के बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे सरकारी तो व्यवस्था सुधर जाएगी। आप इसको किस रूप में लेते हैं और क्या आप अपनी सरकार से इसको मध्य प्रदेश में लागू करने की गुजारिश करेंगे? माननीय बात यह है जी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब कल फैसला आया जी, आज मुझे पूरा डिटेल मिला जी, तो मेरा मन आंदोलित हो गया जी। मुझे लगा कि आज भी सामाजिक सरोकार के ऐसे विषयों पे जी हमारे न्यायालय फैसले करते। जी, ये अभूतपूर्व अद्वितीय फैसला है जी, और मैं मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान का एक ऐसा बड़ा वर्ग जी, जो आज ही मुफ्त से गरीब है, जी, उसके लिए उच्च शिक्षा की और श्रेष्ठ शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही पूरे देश में। जी, और हजारों की संख्या में हिंदुस्तान में जी, अंग्रेजी स्कूल कुकरमुत्तों की तरह उगा है। जी, देश में आजादी के पहले अंग्रेजी कम थी, आजादी के बाद और ज्यादा बढ़ गई। जी, हमने अंग्रेजों को बाहर भगाया लेकिन हमने नए अंग्रेज तैयार कर दिए। जी, और एक ऐसा तबका जो अधिकारी भी है, इधर उधर के भ्रष्टाचरणों से, सट्टेबाजी से, इधर उधर से नवधनाढ़ लोग हैं, जी, नेता लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं देश भर के, और भी अन्य लोग हैं, जी, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना अपमान समझते हैं। जी, मुझे लगा कि ये न्यायालय जो है एक उम्मीद की करण, न्यायालय का आर्डर जो है, जी, जजमेंट जो है उम्मीद की करण है। मान के चलता हूँ कि
उत्तर प्रदेश से यदि कोई वातावरण बनेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए दिशा देगा। आप गुजारिश करेंगे अपनी सरकार में, कैबिनेट में? मैं पूरे देश के जो भी जनप्रतिनिधि हैं सभी से गुजारिश करूंगा। जी, एक सवाल हमारे साथ के अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो पूछना चाहते हैं, लेकिन साथ में हमारा भी एक सवाल रहेगा। आपके तो बेटे इंजीनियर डॉक्टर हो गए हैं, लेकिन अपने पोतों को क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? एक अग्निहोत्री जी भी सवाल करना चाह रहे हैं। भार्गव जी, क्या ये जो फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इसके खिलाफ क्या जो शिक्षा के व्यावसायीकरण की जो लॉबी है वो इसके पीछे नहीं लग जाएगी? और क्या ये फैसला आगे की अदालत में, शीर्ष अदालत में, देश को यदि हमें बनाना है, एक देश को बनाना है, तो ये व्यवसायीकरण बंद करना होगा। जी। ये सरस्वती जी को बेच के कोई आदमी, कोई देश कभी आत्मनिर्भर और समृद्ध नहीं हो सकता। ये विद्या को बेच के ये सब लोग जो कर रहे हैं और लगातार लंबा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि ये ठीक नहीं है। हम इसी तरह की गुणवत्ता सरकारी स्कूलों में दे सकते हैं। मेरा निजी विचार है, कोई शासकीय विचार नहीं है। जी जी। कोई पार्टी भी हो सकता है मुझसे कहीं थोड़ा बहुत इत्तेफाक न रखती हो, लेकिन मन की बात है, ये मेरे खुद का सोच है। बिल्कुल नहीं, आपकी सोच गोपाल जी, आपकी सोच मैंने देखी है। मैं उस शादी समारोह में शामिल हुआ था, जिस तरह से आपने एक सामान्य लोगों के बीच में, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में, गरीबों के बीच में आपने उस खुशी को बांटा है, वो मैंने देखा है। ये आपकी सोच बहुत आगे हो सकती है, लेकिन हमारा आखिरी सवाल है कि क्या ये फैसला लागू हो पाएगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर जरा तबीयत से उछाल हो जाए। जी जी। पत्थर उछाल दिया है हाई कोर्ट ने, हम लोग भी देखते। बिल्कुल उम्मीद करते हैं गोपाल जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आपके जो विचार हैं उसको जरूर लागू हो। मैं भी आपका समर्थन करता हूं। धन्यवाद आपका। लोकेश जी, आपसे बात हो रही थी, लेकिन चूंकि अभी बात नंदा जी से जुड़ गई है, इसलिए मैं आपके पास फिर आऊंगा। नंदा जी, जो भी इस तरह कहा जा रहा, आप एक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चलाते हैं, खासा उसका नाम है, बिल्कुल सितारा स्कूलों जैसा वो लगता है। आपको क्या लगता है, अगर ये लागू होता है तो आप उसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे, या आपका अगला कदम क्या होगा? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फैसला है जी। मैंने अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के स्कूल देखे हैं, वहाँ सिर्फ सरकारी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम हैं, और वहाँ मिलियनर्स के बच्चे पढ़ते हैं, पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं पढ़ते जी, सरकारी आदमियों के बच्चे भी नहीं पढ़ते, वो सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। इंडिया में क्यों नहीं हो सकता ये? इसलिए कि हमारी सोच ही नहीं है वो करने के लिए, हम चाहते ही नहीं है। हमने शुरू से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है स्कूलों में, वहाँ टीचर रखते नहीं है, तनख्वाह निकल जाती है। इंडिया गवर्नमेंट एक बच्चे पे 1000 रुपए खर्च करे, 960 रुपया। प्राइवेट स्कूल 960 रुपए में बच्चा पढ़ाने को तैयार है, उससे सारी फैसिलिटी देके, कोई नहीं पढ़ाना चाहता। नंदा जी, कैसे संभव हो पा जाएगा 960 में? मैं आपको भोपाल के 10 स्कूल बता सकता हूं जिसकी 1000 रुपए फीस है, प्राइवेट स्कूल। जी नहीं, अब नाम गिना सकता हूं जी। नहीं नाम नहीं, मतलब मुझसे कहा जाए कि 1000 रुपए दूंगा, मैं नया स्कूल खोल देता हूँ 1000 रुपए का। नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं होगा इससे, आप एजुकेशन वही होगी, तनख्वाह भी वही होगी जो आज मैं दे रहा हूँ टीचर को। नहीं तो आप देखिए, हमारे स्कूल में तनख्वाह क्यों ज्यादा है, फीस क्यों ज्यादा है? जी, इसलिए कि हमारी बिल्डिंग है, हमें कोई लैंड नहीं मिली गवर्नमेंट से, बिल्डिंग हमने बनाई है, उसका एक एक्सपेंस है। गवर्नमेंट दे, अपनी बिल्डिंग दे दे, 1000 रुपए से कम में शिक्षा देंगे हम, मुझे दे दे आज भोपाल का बीच का कोई भी स्कूल, गांव का स्कूल दे दे जहां बच्चे हैं, हम 6 पे कमीशन भी देंगे टीचर को जो आज मिल रहा है, लेकिन टीचर को अनिवार्य करेंगे आए, वो पॉलिटिक्स नहीं करेगा फिर जाके, जो स्कूल में आता ही नहीं है टीचर पढ़ाने। यदि कलेक्टर का बच्चा वहां पढ़ेगा, जैसे साहब ने कहा, कलेक्टर का बच्चा होगा, उस स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी, वो टीचर रोज आएगा पढ़ाने और पढ़ के आएगा घर से, खेती नहीं करेगा। नहीं, यहाँ तो मामला उल्टा है नंदा जी। फिर यहाँ आपने रखे हैं कौन से टीचर, प्राइवेट स्कूल को तो कहते हो 6 पे कमीशन दो, और खुद देते हो अडॉक 2000 रुपया, 5000 रुपया टीचर को, तो कहाँ से टीचर पढ़ाएगा? नहीं, तो जब ये व्यवस्था अगर लागू हो जाती है नंदा जी,
तो निश्चित तौर पे आपने कहा कलेक्टर हो, आपका जिला शिक्षा अधिकारी हो, उसका बच्चा ही पढ़ेगा, विधायक हो, वहां पढ़ेगा। और जब पढ़ेगा तो जो आप बोल रहे हैं कि एडहॉक टीचर की व्यवस्था खत्म होगी, नियमित टीचर आएगा, सारी सुविधाएं होंगी, बिल्डिंग भी होगा। उस दौरान जो प्राइवेट स्कूल आपने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जो व्यय किया है, जो प्राइवेट स्कूल है, उनका क्या होगा? वो और अच्छे चलेंगे साहब। कुछ सरकारी आदमी से थोड़ी प्राइवेट स्कूल चलता है। प्राइवेट स्कूल बिजनेसमैन से चल रहा है, बाजार में जिसके पास पैसा है वो पढ़ा रहा है जी। तो सिर्फ सरकारी आदमी से थोड़ी हमारा स्कूल चल रहा है जी। हमने तो देखा है जो टॉप के सरकारी प्राइवेट स्कूल है, उनमें लाल बत्ती पीली बत्तियों की लाइन लगी रहती है जब छुट्टी होती है। 2000 बच्चों में कितने बच्चे होंगे सरकारी आदमियों के? जी देख लो, मेरे यहाँ होंगे 200 बच्चे ज्यादा से ज्यादा 2000 में। इट्स ओनली 10%। जी बिल्कुल सही कहा। हम लोग के पास फिर जाएंगे, लेकिन अग्निहोत्री जी हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने हमारे तीनों अतिथियों को सुना, हमारे मंत्री जी को सुना, आपकी क्या विशेष टिप्पणी? त्रिपाठी जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला व्यवहारिक हो या ना हो, लेकिन क्रांतिकारी तो है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये फैसला यदि लागू हो जाए किसी सूरत में, जैसे मुझे बड़ा शक सा लगता है जी, क्योंकि इसके पीछे लग जाएगी शिक्षा के व्यवसायीकरण करने वाली लॉबी पीछे जी। दूसरी चीज एक PIL भी लग जाएगी, जैसा राकेश बंसल जी कह रहे थे कि अपेक्स कोर्ट में लग जाएगी, वहां इसको चैलेंज करेंगे। और संविधान के जो लोकतंत्र की जो कानून है और सारी चीजें हैं, उसके तहत हो सकता है कि ये फैसला पलट दिया जाए। लेकिन जो इसके पीछे निहित भावना है और जो उद्देश्य है, यदि उस उद्देश्य को सरकार पूरा कर सकती होती त्रिपाठी जी, तो मुझे लगता है हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी। और जिस तरह का फैसला इसमें मैं कहूंगा कि थोड़ा 2 कदम आगे जाकर के हाईकोर्ट ने सोचा, क्योंकि जो याचिका लगी हुई थी वो इस विषय की नहीं थी। तो काफी अच्छा सोचा, काफी अच्छा काम किया। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों की जो बदहाली है, आप समझिए राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन कानून जो है वो यूपीए सरकार ने लागू किया, और उस कानून के तहत मध्य प्रदेश में व्यवस्था ही नहीं हो पाई, मापदंड ही पूरे नहीं किए गए, और 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी उस मापदंड के तहत है। और वो मापदंड ना भी माने जाएं तब भी अभी 60,000 शिक्षकों की कमी है त्रिपाठी जी। तो शिक्षकों की कमी होगी, पढ़ाने वाला ही स्कूल में नहीं होगा, तो किस तरह से छात्र पढ़ पाएंगे? और इन्हीं सब कमियों के चलते कहीं छत टपक रही है, कहीं छत ही नहीं है, कहीं भवन ही नहीं है, ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं, रैंप नहीं है, जो भी मापदंड है उसके अनुसार, और पीने का पानी भी नहीं है। तो ऐसे में कोई बड़ा आदमी, कोई सामर्थ्यवान आदमी अपने बच्चे को शिक्षा कैसे दिलवाएगा? जाएगा ही क्यों? तो इसकी व्यवस्था आजादी के इतने सालों बाद भी यदि सरकार नहीं कर पाई है अपने स्कूलों में, तो शर्मनाक है त्रिपाठी जी, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ एक भोपाल से दर्शक है भगवान दास जी। भगवान दास जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो? हाँ सर, ये जो हाईकोर्ट का फैसला, ये अभूतपूर्व फैसला, स्वागत योग्य है। और मेरा मानना है कि ये सिस्टम लागू होने से सरकारी स्कूलों की दशा दिशा में सुधार होगा, और कई हद तक शिक्षा का जो बाजारीकरण है उससे कई हद तक लगाम लग सकेगी। बिल्कुल भगवान दास जी, आपने सुझाव दिया है, मैं चाहूंगा आप संक्षेप में कोई सवाल जो आप करना चाह रहे हो। हमारे साथ बंसल जी भी हैं, जो मध्य, लगता है हमारा भगवान दास से संपर्क कट गया। हमारे साथ दमोह से हैं प्रदीप राज जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मान लीजिए मध्य प्रदेश में भी ऐसा नियम आ गया है, राज्य शासन ने कर दिया है, तब अच्छी शिक्षा देने के लिए किस पर ज्यादा दबाव आएगा? या हम राज्य सरकार माने, शिक्षा विभाग माने, या शिक्षकों पर माने, या प्रशासन पर? किस पर अच्छा दबाव आएगा, जिम्मेदारी आएगी अच्छी शिक्षा देने की? ये हमारे साथ बंसल जी हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, हम उनसे उत्तर लेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक हैं भोपाल से ही, योगेश जी। योगेश जी, संक्षेप में सवाल करें, आपका स्वागत है। सर, मेरा तो सिर्फ एक सवाल है कि हम शासकीय स्कूलों पर ज्यादा विश्वास करें या प्राइवेट संस्थाओं पर ज्यादा विश्वास करें कि हमको लूटा नहीं जाएगा, और हम ये शासकीय स्कूलों पर करेंगे हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाएगी? क्योंकि ऐसा लगता तो नहीं है कि ये फैसला जो आया है वो कभी वास्तविकता में धरती पर उतर पाएगा। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, धन्यवाद आपका सवाल किया। हम बंसल जी से और नंदा जी से उत्तर लेंगे। बंसल जी, जिस तरह से हमारे उन्होंने सवाल किया कि इससे स्तर तो बहुत सुधर जाएगा, दूसरी तरफ योगेश जी बोल रहे हैं कि हमें नहीं लगता है लागू हो पाएगा, आपका क्या मानना है बंसल साहब? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सोचने से और आदेश देने से, न्यायालयीन आदेशों से
व्यवस्थाओं को इस तरह से नहीं बदला जा सकता। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी जटिल है और जो निजीकरण हुआ है इस देश में पिछले 30 साल में, सरकारी स्कूलों के साथ साथ पब्लिक स्कूलों के, प्राइवेट सेक्टर में इतने अच्छे इतने स्कूल आए हैं, उन सबको बंद नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सही है कि सरकारी सारे महकमों को, अगर मान लीजिए जो भी सरकार से जुड़े लोग हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना अनिवार्य कर दिया जाए। पहले तो ये संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से ऐसा कोई आदेश टिक ही नहीं सकता, जुडिशियल इसका रिव्यू होगा। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देती है, एज इट इज फैसला सुरक्षित रहती है, फिर क्या होगा? ये एक बिल्कुल काल्पनिक प्रश्न है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा देगा ही नहीं, इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर काल्पनिक रूप से मान भी लिया जाए तो फिर सवाल ये उठेगा कि एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान जैसी स्थिति होगी। यानी कि सरकारी अफसर है तो उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, बिजनेसमैन का बच्चा है तो वो जाएगा। तो क्या वो व्यवस्था कोई बहुत हेल्दी व्यवस्था होगी क्या? तो ये व्यवस्था जो है हमेशा ये इस तरह से दो टुकड़ों में बांट के नहीं चलाया जा सकता है। हमें सकारात्मक रूप से ये सोचना चाहिए कि सरकारी स्कूलों को कैसे सुधारा जाए और उसके लिए हमें 101 कदम उठाने पड़ेंगे। 1 या 2 या 3 नहीं, इतनी जटिल चीजें हैं। शिक्षक के रिक्रूटमेंट से लेके उसके प्रशिक्षण, उसके बाद इन सर्विस उसकी ट्रेनिंग, उसको समय समय पर प्रोत्साहन करना, गधे घोड़े और खच्चर में भेदभाव करना। अभी ये होता है कि सबको एक ही डंडे से हाँका जाता है। सरकारी नौकरी में हमने देखा है कि अच्छे व्यक्ति को और साधारण व्यक्ति को और खराब व्यक्ति को भाई भतीजावाद के आधार पर या किसी राजनीतिज्ञ से उसकी नजदीकी है, उसको पोस्टिंग मिल जाती है। कई शिक्षक महानगरों में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और कई शिक्षक छोटे छोटे गांवों में इधर से उधर फेंके जाते रहते हैं। IAS अफसरों तक के साथ ये होता है, IPS अफसरों के साथ होता है। तो शिक्षक कहाँ है? वो तो बहुत ही छोटा सा प्राणी है। इसके बाद में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसका कितना हिस्सा भ्रष्टाचार की उसमें हक चला जाता है। बात तो बंसल जी यही आती है, भ्रष्टाचार पे आके रुक जाती है कि स्कूलों में ऐसा नहीं है, पैसा दिया जाता है उनकी मरम्मत हो, लेकिन हो नहीं पाता है। और जो उसका जो मरम्मत करवाना हो, जो उसकी रूपरेखा रखेगा कि कितनी मरम्मत हुई, कितना पैसा हुआ, वो जो अधिकारी वर्ग है वो करते हैं। तो जब उनका बच्चा पढ़ेगा तो हमारे समझ इस मुद्दे पे भी कमी आएगी, भ्रष्टाचार को मुद्दे पे। नहीं, ये तो है। अगर मान लीजिए सरकारी अधिकारी का, इंजीनियर का बच्चा वहाँ पढ़ेगा तो वो उसमें भ्रष्टाचार में संभवतः थोड़ी कमी आएगी। शिक्षा के स्तर में भी वहाँ पर सुधार होगा। लेकिन ये कानूनी तौर पर ये मामला टिक नहीं सकता है। हमें बजाय जोर जबरदस्ती करने के हमें पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए कि हमें सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये लेकिन हमें 70-68 साल हो गए हैं, पहले जो सरकारी स्तर था उससे और हम नीचे चले जा रहे हैं। बंसल जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ एक सिलवानी से दर्शक हैं, राघवेंद्र जैन जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल करें। जी, मैं ये के अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार साहब में पूछना चाहता हूँ। जी सवाल करें। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये निर्णय तो स्वागत होगा, पर ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है क्या? व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है क्या? जी अग्निहोत्री जी, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है क्या, ये आपसे भी पूछेंगे और हम लोकेश जी से भी इसका उत्तर लेंगे। आप अग्निहोत्री जी को अकेले क्यों घेर रहे हैं? लोकेश जी से पूछिए। हमारे साथ कटनी से एक और दर्शक हैं, अभय जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल करें। पैनलिस्ट से मेरा नमस्कार जी। साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो ये B.Ed और D.Ed अनिवार्य किया है जी, इसका प्रभाव नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले से सरकारी स्कूलों में D.Ed B.Ed टीचर थे जी। इसके कारण ये हुआ कि जो अभिभावक है उनके ऊपर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा और D.Ed B.Ed टीचर रखने से गांव में शिक्षा की जो व्यवस्था बनी हुई थी कम फीस पे। थोड़ा सवाल करें क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, हमारे पास बहुत दर्शक है। आप सवाल अपना संक्षेप में करें। जी, हम ये चाह रहे थे साहब कि इसमें कुछ सुधार करें D.Ed B.Ed के बारे में। अच्छा जी, ये तो सुधार तो खैर सरकार करेगी। हमारे साथ सुन रहे होंगे सरकार के नुमाइंदे जो हैं, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मंदसौर से एक और दर्शक हैं, जसवंत जी, आपका स्वागत है। आप काफी दिनों बाद हमसे सवाल कर रहे हैं। अरे सर, हमारे जो ये चैनल वाले ने आपका जो यहाँ
यहाँ से हटा दिया था। अच्छा ठीक है। तो उसको फिर लड़ झगड़ के वापस इस पे लगवाया हमने। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए किया, स्वराज एक्सप्रेस के लिए किया। मैं आपको और बता दूं कि न्यूज एक्सप्रेस चैनल को हमने 15 अगस्त से स्वराज एक्सप्रेस के रूप में हमने आपके सामने परोसा है। आपको अच्छा लगा होगा, अपना सवाल करें। मेरा आपसे आज मेरी एक सलाह थी कि आज आपने जो पैनल इकट्ठा किया है जी, उसमें आदरणीय मंत्री महोदय दीपक जी जोशी को भी लेना था आपको। जी दीपक जी जोशी जी कहीं गए हैं, हम उनसे अभी फोन में हम उनसे सवाल लेंगे, लेकिन आप थोड़ा संक्षेप में सवाल करें, हमारे साथ बहुत सारे। मेरा ये है कि एक संविदा शिक्षक को या एक शिक्षक को चपरासी से भी कम वेतन के बाद ये उम्मीद रखना क्या संभव है कि वो अच्छी शिक्षा बच्चों को देगा? जी हमारे साथ बिल्कुल आपने सही सवाल किया, हम बंसल जी से इसका उत्तर लेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारे दर्शक ने के अग्निहोत्री जी को से सवाल किया है उसका हम लोकेश जी से पहले उत्तर ले लें, फिर अग्निहोत्री जी के पास जाते हैं। लोकेश जी देखिए, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था पहली बात तो ये कि निजी स्कूलों में पढ़ाने का मौलिक अधिकार जैसा कोई अधिकार इस संविधान में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात की चुनने का अधिकार, साबुन या तेल चुनने का अधिकार बाजार से एक अलग चीज होती है, और शिक्षा चुनने का अधिकार बिल्कुल अलग होता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको अच्छे से अच्छी गुणवत्ता का प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोई माँ बाप खराब शिक्षा नहीं चुनेगा, यानी कि सरकार के ऊपर है कि इस जिम्मेदारी को पूरा करे। और दुनिया के बाकी देश जहाँ पे पूरा इतिहास का अनुभव रहा है कि जब तक सरकार ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है तब तक देश के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई है। इससे कोई मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है, बल्कि मौलिक अधिकारों को तभी हम जी पाएंगे, तभी हासिल कर पाएंगे जब बेहतर शिक्षा हर एक बच्चे को मिलेगी, तभी तो लोकतंत्र स्वस्थ बनेगा। लोकेश जी, यहाँ हमारे जो दर्शक सवाल कर रहे हैं, हमारे बंसल जी ने जो कहा कि ये संभव नहीं है कानूनी तौर पर लागू होना, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी दृढ़ शक्ति क्या कहती है? ये बिल्कुल संभव है। संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि अगर सरकार ऐसा प्रावधान बनाती है कि हर एक सरकारी अधिकारी के लिए या हर एक व्यक्ति के लिए जो सरकारी खजाने से पैसा लेता है अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य होगा, इसमें संविधान कतई आड़े नहीं आता। ये मेरी समझ है और हमारे पूरे आंदोलन की समझ है। ये एक दर्शक ने आपसे ही सवाल किया, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है क्या? मौलिक अधिकारों का हनन तब होता है जब बच्चों को खराब स्कूलों में भेजने के लिए सरकारें मजबूर करती हैं। मौलिक अधिकार का हनन तब होता है जब महंगे निजी स्कूलों के दरवाजे इस देश के गरीब, दलित, आदिवासी बच्चों के लिए बंद किए जाते हैं। जब इस देश के सरकारी स्कूलों में अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी तब मौलिक अधिकार फलीभूत होंगे, उनका हनन नहीं होगा। लेकिन लोकेश जी, हमारा आपने कहा अभी कि महंगे स्कूलों के दरवाजे दलित, आदिवासी बच्चों के लिए बंद, क्या आपको नहीं लगता कि अकेले दलित नहीं, इसमें सवर्ण भी है, बिल्कुल गरीब लोग, बहुत सारे बच्चे? आपकी बात सही है, जो भी गरीब है उनके लिए दरवाजे बंद है। जैसे अभी एक शक सुबह की बात हो रही है, बंसल जी ने भी कहा, अग्निहोत्री जी ने भी कहा, नंदा जी ने स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात है। एक ये है कि ये कानूनी तौर पे वाजिब हो पाएगा, जैसे हाई कोर्ट के फैसले को मुझे लगता है, जो मुझे बू आ रही है, जो मुझे संदेश मिल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी PIL लगेगी और वहां से खारिज हो सकता है। आप इस क्षेत्र के लड़ते रहे, शायद ये जो फैसला आया है हमें शिक्षा के अधिकार मंच के द्वारा ही जो अपील लगाई गई थी उसके द्वारा आया है फैसला, ऐसा मुझे सूचना मिली। मतलब आप जैसे जो संघर्षशील शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, क्या आप लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे कि इसको लागू किया जाए? बिल्कुल जाएंगे। अगर इस फैसले के ऊपर हमला किया जाता है, इसको चुनौती दी जाती है, तो इसकी डिफेंस में, इसकी रक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक बेशक जाएंगे, क्योंकि ये एक वाकई युगांतकारी फैसला है इस देश में। जी। ये जो भेदभाव की शिक्षा व्यवस्था बनाई गई थी, इसकी जड़ में ये है कि इस देश के जो उच्च वर्ग और उच्च वर्ण के लोग हैं, ये चाहते ही नहीं कि इस देश के गरीब, दलित तबकों को शिक्षा मिले, जिनको ऐतिहासिक तौर पे शिक्षा से वंचित किया गया है। ये फैसला इस स्थापित जो संरचना है गैर बराबरी की, इसको तोड़ता है, और इसकी रक्षा करने के लिए हम बेशक सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जी लोकेश जी, मैं आपको बता दूं, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, फिर से आऊंगा। आपने कहा कि जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग में वो लोग भी आते हैं, बंसल जी को मालूम होगा कि दलित वर्ग से भी लोग आते हैं, जो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, वो भी फिर क्या नहीं चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते जो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ के उस जगह पे आसीन हुए हैं। हमारे साथ एक दर्शक है बीना से, शशिकांत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हमारा सवाल ये है, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है, जी मौलिक अधिकार है जी, और इसके लिए हम चाहते हैं जिस तरह रक्षा विभाग है, जिस तरह अपना रेलवे विभाग है, इस तरह केंद्र इस कार्य को चलाए तो समान शिक्षा
समान शिक्षा का अधिकार सबको मिल सकता है। उससे टीचर्स भी सक्षम होंगे। केंद्र से बहुत कुछ है, जब तो ये इसका कॉमर्शियल रुक पाएगा व्यापारीकरण, और सबको समान शिक्षा केंद्र की नीति के अनुसार। आपका सवाल नहीं आ पाया, आपने अपना सुझाव दिया है, हम चाहेंगे आप अपना सवाल करें। हमारा सवाल ये है कि केंद्र इसको अधीन ले, पूरे जो मॉडल दिया है, दिशा दी है, इस शिक्षा को सारे राज्यों को समेट करके एक बोर्ड बनाए। शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, इसका पूरा नियंत्रण। जी बिल्कुल, आपका फिर से सुझाव आया। खैर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक हैं जबलपुर से, आकाश चौकसे जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें। हाँ जी, मैं सवाल ये कर रहा था सर कि अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है इसको इतने खंडों में बांट दिया है कि जो आम आदमी है वो समझ नहीं पाता कि मैं कौन सी शिक्षा दिलाऊं अपने बच्चे को। किस तरह खंडों में बांट दिया, थोड़ा सा मैं बंसल जी से अगर इसका उत्तर लेना चाहें तो समझ तो लें। हाँ जी, हाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे MP बोर्ड है, CBSE है, और एक और DSC, क्या DS कुछ और होता है जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा होती है, ICSE जी, है ना। हाँ, तो इस 3 प्रकार की शिक्षा से जो छोटे तबके के लोगों को ये समझ नहीं पाते कि मैं किस शिक्षा से अपने बच्चे को शिक्षित करूं। दूसरी बात, अगर एक ही फोन में आप कई सवाल कर लेंगे चौकसे साहब? नहीं, एक ही और है मेरा, इसी से जुड़ा हुआ है जी। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी शिक्षा नीति बनती है उसमें प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को, खासकर ग्रामीण स्तर के शिक्षकों को क्यों नहीं लिया जाता? बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका सवाल आ गया, हम उत्तर भी लें। हमारे साथ सागर से एक और दर्शक है, विनोद जी, आपका स्वागत है। कृपया संक्षेप में सवाल करें, हमारे पास समय कम है। हाँ सर, मैं ये अपने राकेश बंसल साहब से सवाल करना चाहता हूँ। किससे? राकेश बंसल साहब से सवाल करना चाहता हूँ जी। जब देश में कुछ अच्छा होने को होता है जी, तब तक कुछ लोग मौलिक अधिकारों को लेकर आगे आ जाते हैं। अब देखिए साहब, उन लाखों लोगों का, लाखों बच्चों का क्या होगा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं प्रदान की जाती। जी, माफी चाहते हुए मैं बंसल जी आपसे, हम दर्शक का उत्तर लेना चाहेंगे कि जब भी कुछ अच्छा होना होता है तो कुछ मौलिक अधिकार आड़े आता है। दूसरा, एक और हमारे दर्शक ने कहा कि जो शिक्षा को कई खंडों में बांट दिया, उनने अपनी भाषा में खंड कहा। हमारे कहना है कि CBSE है, माध्यमिक शिक्षा मंडल है, ICSE है, इनमें बांटने से भी शिक्षा, सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर सही नहीं होगा। देखिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए कुछ आपको उपाय करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया, ये एक बहुत ही जटिल समस्या है, और पिछले 40-50 साल से आज़ादी के बाद लगातार इसमें सरकारी स्कूलों के ढर्रे में गिरावट आती रही है। तो ये ओवरनाइट, ये कोई जादू की छड़ी से या किसी जुडिशियल एक मैंडेट से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत साल, कई दशक भी लग सकते हैं, और इसकी शुरुआत ये करनी पड़ेगी कि हमें शिक्षा जो है, एक गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए एक अच्छे शिक्षक को रखना पड़ेगा। जैसा किसी दर्शक ने कहा, एक डेली वेजर टीचर एक तरफ है, एक तरफ 10,000 रुपये वेतन पाने वाला। ये जो दोहरी व्यवस्था सरकारी स्कूलों में है, ये तो बहुत ही गलत है, और कम से कम न्यूनतम वेतन तो मिनिमम वेजेस एक्ट का भी ये उल्लंघन है, और एक तरह से ये बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, और इससे बड़ा असंतोष है। तो एक तो इसको ठीक करना चाहिए। समान कार्य करने वाले लोगों को समान वेतन का सिद्धांत, मुझे आश्चर्य होता है कि हमारी चुनी हुई सरकारें इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रही हैं। बंसल साहब, जब आप इस क्षेत्र से शिक्षा में जुड़े रहे हैं तो तब भी ये व्यवस्था इसी तरह शायद लागू हो गई थी जी। क्या आपने इसका विरोध किया था? देखिए, हम तो शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे जी। हम शिक्षा विभाग के इस तरह के कानून को, इस तरह के नियमों के बनाने में हमारी कोई योगदान नहीं था। लेकिन अगर मेरे से अगर वो उस समय कोई ये राय लेते तो निश्चित रूप से यही कहता। और ये तो कोई राय लेने की क्या जरूरत है? क्या हमारे शिक्षा मंत्रियों को और मुख्यमंत्री जी को ये समझना नहीं चाहिए कि ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? मैं गणित का शिक्षक हूँ, उसी स्कूल में आप भी गणित पढ़ाते हैं, तो हम दोनों को समान वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसको ज्यादा समझाने की क्या जरूरत है? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। और अगर आप ऐसा भेदभाव करेंगे तो उस अन्याय से जो फल निकलेगा वो हम आज हम भुगत रहे हैं। दूसरी बात है कि हमें जो हमारे टीचर्स हैं उनके बीच में उनकी जो प्रमोशन की व्यवस्था है, उनकी पोस्टिंग की व्यवस्था है, अगर उसमें भेदभाव होगा और लोगों को मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन सबको मालूम है
कि पैसे देके पोस्टिंग करा ली जाती हैं। जी। तो इस सब को ठीक करना पड़ेगा। इसको कौन ठीक करेगा? जो लोग पैसा खाते हैं उनको आपको जेल में भेजना पड़ेगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो DPI हो, CPI हो, या कोई भी अफसर हो, उनको सबको जेल में भेजना पड़ेगा। कौन करेगा इसको? इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव विल चाहिए। तो अच्छे शिक्षक को आप दंडित करते हैं, दुष्ट शिक्षक को जो है आप अच्छी जगह पर पोस्टेड रखते हैं, पैसा खिला के वो अपने मैनेज करके रखता है। तो इन सब चीजों को कौन ठीक करेगा? इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है। खराब क्या है बंसल साहब, थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहिए। आपने कहा अच्छी जगह एक गंदे शिक्षक को रखते हैं और खराब जगह अच्छे शिक्षक। स्कूल तो सब सरकार की ही है, एक इंटीरियर में है, एक शहर में है। अच्छे खराब से मतलब ये है कि अगर मैं भोपाल जिले का निवासी हूँ और मुझे 20 साल तक भोपाल में ही रखा जाए और दूसरे व्यक्ति को जो मंदसौर का निवासी है उसे भोपाल में भेज दिया जाए, तो वो तो परेशान हो जाएगा। 500 किलोमीटर उसके घर से दूर अगर 5000 रुपए वेतन पाने वाले टीचर को रखा जाएगा। हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को अपने गृह नगर से जिले या संभाग के भीतर ही वो अपना जीवन काल गुजार सके। हाँ, अगर वो स्वेच्छा से रीवा जाना चाहता है भोपाल का रहने वाला, बिल्कुल उस पर विचार किया जाए। लेकिन हम उसे दंड के रूप में उसको वहां भेजते हैं या पुरस्कृत करने के लिए उसे गृह जिले में रखते हैं। तो ये इस चीज को हमें ठीक करना पड़ेगा। मतलब शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम नंदा जी के पास, शिक्षा में राजनीति नहीं आनी चाहिए। राजनीतिक विद्वेष के कारण किसी को या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण किसी का ट्रांसफर शिक्षा में कम से कम नहीं होना चाहिए, तभी शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। नंदा जी, आपसे सवाल, आपने कहा सरकारी स्कूलों में जितना वेतन देते हैं हम उससे 4 गुना वेतन देते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों में अगर आपसे और 4 गुना वेतन दे दिया जाए, उसके बाद जब बिल्डिंग नहीं है, स्कूल पेड़ के नीचे लोगों को पढ़ा, मैंने आपको खुद दिखाया, शौचालय की व्यवस्था तो हमारे यहाँ एक तरह से सपना है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, अन्य व्यवस्थाएं नहीं है, तो कैसे शिक्षा का स्तर सुधर सकता है? और क्या वजह है कि आप यानी प्राइवेट स्कूल लगातार बढ़ते जा रहे हैं? मैं भार्गव जी ने जो बात कही कुकुर मुत्ते की, मैं वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन बाकायदे कतार खड़ी होती जा रही है। आप बिल्कुल सही है, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, इसलिए कि सरकार डिटोरिएशन कर रही है गवर्नमेंट स्कूल्स का। और ये जो निर्णय आया है इससे शायद गवर्नमेंट स्कूल सुधर जाएं, मेरा ऐसा मानना है। जब तक गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चे गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं भेजेंगे, स्कूल कैसे सुधरेगा? और आपको बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा पे इंडिया गवर्नमेंट सबसे कम पैसा खर्च कर रही है, स्वास्थ्य पे भी और शिक्षा पे भी। दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके कंपेरिजन में हम बहुत 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 पीछे हैं। तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा स्कूल का। शिक्षा का स्तर तो एक ही है सब जगह। यदि मास्टर ठीक है पढ़ाने वाला, तो CBSE में पढ़ा रहा होगा, ICSE में पढ़ा रहा होगा, या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा होगा, MP बोर्ड पढ़ा रहा होगा, एक जैसा माइंड डेवलप्ड होगा। नहीं, हमारे छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ जी, तो एक छोटे से गांव। हमारे साथ बंसल जी भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ के आए होंगे। तब प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे ही नहीं जी। कलेक्टर का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा था, गजेटेड ऑफिसर मेरे फादर थे, उनका भी बच्चा वहीं पढ़ा जी, उसी स्कूल में जी। और कोई इंजीनियर भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं, सब पुराने। IAS भी बनता था वहीं से, आज नहीं बनता। क्यों? मास्टर को आपने मास्टर को अडॉप पे रखा हुआ है, नंदा अडॉप में मास्टर नहीं होता था। नंदा साहब, उस समय ये तो अंग्रेजों के जमाने की ये व्यवस्था दी गई है, जो बोर्डिंग स्कूल के कुछ थे, गिनती के 2-4 दून और इस तरह थे, बाकी सरकारी स्कूल ही थे। तो हमें लगता है कि उस समय जो आज पीढ़ी आपकी जगह पे है, वो उसमें सरकारी स्कूल पे ही पढ़ के आई है। लेकिन आने वाली पीढ़ी आप उंगलियों में नहीं गिन पाएंगे कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ के आए होंगे, बहुत कम है। ऐसा नहीं है। देखिए, भोपाल में मॉडर्न स्कूल आज भी एक अच्छा स्कूल माना जाता है जी, सरकारी है जी। दिल्ली में भी आज भी सरकारी स्कूल अच्छे स्कूल माने जाते हैं कुछ, लेकिन क्यों अच्छे हैं? वहाँ टीचर्स अच्छे हैं, टीचर्स को अच्छी तनख्वाह दी जा रही है, वहाँ का मैनेजमेंट है, वहाँ बड़े लोगों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं जी। एक गांव का स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्कूल है, वहाँ बच्चा पढ़ता ही नहीं है कलेक्टर का जी। तो वो सुधारना कोई चाहता ही नहीं उस स्कूल को। तो ये जो क्रांतिकारी डिसीजन है, यदि गवर्नमेंट अमल में लाएगी, ये सोच के कि एक अच्छा डिसीजन है पब्लिक के लिए, स्कूल के लिए और शिक्षा के लिए, तो मेरा ख्याल है स्कूल अच्छे हो। बिल्कुल सही। अग्निहोत्री जी, आपसे एक दर्शक ने बड़ा टेढ़ा सवाल किया था, मैं चाहूंगा, मैंने लोकेश जी से उसका उत्तर लिया था, मैं चाहूंगा आप भी उसका उत्तर दें। त्रिपाठी जी, मैं आपके दर्शक जैन साहब से कहना चाहूंगा कि जब मैंने अपनी बात शुरू की थी तो इसी बात से शुरू की थी कि ये व्यवहारिक नहीं लगता
लेकिन क्रांतिकारी आदेश है, क्रांतिकारी फैसला है, क्रांतिकारी निर्देश है। निश्चित रूप से ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और जितने बड़े बड़े वकील, महंगे महंगे वकील वहाँ खड़े होंगे इसको चैलेंज करने के लिए, मुझे लगता है शिक्षकों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो अपने लिए कोई महंगे और बड़े वकील वहाँ पे खड़े कर सके। मैं राकेश बंसल जी की एक बात को भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कुछ दशक लग सकते हैं व्यवस्था सुधारने में। तो जब आप और हम सरकारी स्कूलों में पढ़े उस समय जो स्तर था वहाँ की पढ़ाई का और आज का जो स्तर है पढ़ाई का, तो वो तो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। तो जब 68 साल में वो जो स्तर एक अच्छा था उसको और बेहतर नहीं किया जा सका, तो बताइए कि कुछ दशकों में कैसे अच्छा हो जाएगा। ये तो बड़ा मतलब अजीब सा मतलब बात लगती है। और आखिरी बात यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है। आपके एक दर्शक ने ये बात भी उठाई थी कि क्या मध्य प्रदेश और दूसरे राज्य इसको लागू कर पाएंगे। तो मध्य प्रदेश में जब यदि आपको लागू करवाना है तो यहाँ पे एक PIL लगवाइए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उसके आधार पे जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है दूसरे राज्यों में लगाइए, या सुप्रीम कोर्ट से आप चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में PIL लगवाइए और उनसे आग्रह कीजिए कि साहब ये जो फैसला है बड़ा क्रांतिकारी है, इससे बहुत सारी स्थितियाँ सुधर जाएंगी और आप भी ऐसा कोई आदेश दीजिए। तो जितने महंगे वकील वो खड़े कर सकेंगे जो इस व्यवस्था के मतलब इस आदेश के खिलाफ है, मुझे नहीं लगता कि शिक्षक संघ और शिक्षकों का जो भी एसोसिएशन होगा वो इतने महंगे शिक्षक अफोर्ड कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए फैसला बहुत अच्छा है, व्यवहारिक नहीं है लेकिन आपने कहा कि कौन माने एक जो प्राइवेट संघ है वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपका कहने का मतलब है? जो गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो वो कोई शिक्षकों का एक समूह है जो अपने नियुक्तियों को लेकर के या कमियों को लेकर के हाई कोर्ट गया। तो नेचुरली उस फैसले को जब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो दूसरी पार्टी ये बनना चाहिए इनको। तो बनेंगे तो ये महंगे वकील कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे उस शीर्ष अदालत में। जितने महंगे वकील और जितने बड़े बड़े वकील वहाँ पर ये शिक्षक व्यवसायीकरण के पक्ष में जो लोग हैं वो खड़े करेंगे। लेकिन महंगे वकील से ही कोई अदालत का फैसला नहीं बदल जाता। अग्निहोत्री जी, मेरा जो सोचना है आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे जी। तर्क भी तो है त्रिपाठी जी, जो तर्क बेहतर प्रस्तुत कर सकेगा वही महंगा वकील है जी। और जो बेचारा गरीब सा वकील होगा वो उतने अच्छे तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। और रह जाता है सवाल कि स्कूलों में पढ़ाई के स्तर के लिए स्तर तो तब सुधरेगा जब बैठने के लिए भवन होगा जी, शिक्षक होगा जी, और बुनियादी सुविधाएं होंगी सरकारी स्कूलों में, लेकिन वो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमारे पास समय कम है, लोकेश जी के पास एक बार फिर चलते हैं। आपने जैसे कहा कि मध्य प्रदेश में PIL लगाने की व्यवस्था की जाए और कोई न कोई PIL लगाए तो यहाँ कम से कम मध्य प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्था लागू होने की पहल हो सके। लोकेश जी, क्या आप PIL लगाएंगे? और इस चूंकि अब समय समाप्त हो रहा, मैं चाहूंगा कि इस पूरे फैसलों को लेकर ये लागू होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि आगे क्या होगा। संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, मध्य प्रदेश में हम जरूर इसकी पहल लेंगे कि यहाँ पे भी इस तरह का फैसला हो, ऐसी नीति बने कि हर एक सरकारी अफसर, हर एक व्यक्ति जो सरकारी खजाने से या पब्लिक फंड से एक भी पैसा लेता है उसके लिए बाध्य हो कि अपने पड़ोस के सामान्य सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजे। देखिए, तर्कों कुतर्कों के गलियारे में हमारे अधिकार और न्याय इस देश में अब तक फंसे रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उसको वहां से बाहर निकालें और इस जटिल समस्या का जब एक सरल, बहुत ही सरल उपाय हमारे देश की एक कोर्ट ने सामने रख दिया तो हम क्यों इतना बोझ उठा रहे हैं कि ये कठिन है, ये अव्यवहारिक है। ये बिल्कुल व्यवहारिक है। जरूरत है पॉलिटिकल विल की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जिसकी बात अभी यहाँ पे उठी भी। तो सरकारें जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती हैं उनकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चे का हक सुनिश्चित करें। और इस देश की जनता, जैसा कि आपके इसी प्रोग्राम में जाहिर हो गया, कि सब लोग समझते हैं कि इस फैसले को अगर लागू किया गया तो बाजारीकरण पर रोक लगेगी और इसीलिए बाजारीकरण की वकालत करने वाले प्राइवेट स्कूल लॉबी सुप्रीम कोर्ट जाने की शायद तैयारी भी करेगी। मालती जी, मैं आपको बता दूं, लोकेश जी, नंदा जी बहुत बड़े एक प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने स्वागत किया है। बिल्कुल, नंदा जी एक एक्सेप्शनल केस है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं उनके विचारों के लिए। लेकिन दुख की बात है कि सभी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं और एक बहुत बड़ी लॉबी है जो अपने मुनाफों के लिए चाहती ही नहीं कि इस देश के हर एक बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिल सके। तो वो लोग अगर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बेशक हम लोग भी आवाज उठाएंगे और ये बिल्कुल
स्पष्ट है, हो चुका है कि इस देश की जनता की आवाज भी हमारे आवाज के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल लोकेश जी। नंदा जी, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, आपने लोकेश जी की बात सुनी, हम आपकी भी इस पूरे, अगर फैसला यहाँ लागू होता है तो एक संक्षिप्त आपका क्या मत है? हम मेरे हिसाब से क्रांतिकारी फैसला है। गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल लोगों को एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इसमें सहयोग देना चाहिए और अच्छे स्कूल्स गवर्नमेंट के नहीं है ये कहना बिल्कुल गलत है। भोपाल में सेंट्रल स्कूल नंबर 1 है, उसमें एडमिशन के लिए आज भी लाइन है जी, नहीं मिलता। नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, 4 स्कूल हैं जी। ऐसे और भी स्कूल्स हैं हर जगह पे जहां आज भी प्राइवेट वाले भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जी। तो मेरे हिसाब से यदि गवर्नमेंट विल चाहेगी तो ये फैसला लागू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज चाहेंगे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े तो वो भी मान जाएगा, और वो चाहेगा कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो वकील से कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नंदा जी, ये फैसला होना चाहिए जी, भारत के हित में है और हम सबके शिक्षा के हित में है। जी। बंसल साहब, हम आपसे भी एक संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे, आपका क्या मत है ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। देखिए, शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहिए, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के बारे में जितना अधिक किया जाए उतना कम है, और इसमें बहुत अथक प्रयास करने पड़ेंगे और हर स्टेक होल्डर को इसमें अपनी आहुति देनी पड़ेगी, और इसमें तभी इसका सबका कल्याण होगा। और हम सब चाहेंगे कि इस दिशा में गंभीरता से काम किया जाए। इसके लिए अगर ज़रूरत हो तो एक आयोग बने जिसे एक टाइम लिमिट दी जाए, और इसको गुणवत्ता को सुधारने के लिए और क्या किया जाए, सब कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अग्निहोत्री जी, आपके भी बहुत संक्षेप में, हमारा समय समाप्त हो रहा है, मैं पूरा आपका मत जानना चाहूँगा। नहीं, मुझे लगा आप बोल रहे हैं कि आपका धन्यवाद, तो मैं नमस्कार कर रहा था जी। लेकिन वाकई ऐसा संभव है क्या अग्निहोत्री जी, आपसे हम अंतिम टिप्पणी न लें और धन्यवाद बोले जी? नहीं, बात तो बहुत सही है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है। मुझे लगता है कि लोकेश जी या उनकी संस्था को बहुत जल्द, इससे पहले कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए, मध्य प्रदेश में एक PIL उस फैसले की कॉपी के आधार पर लगा देनी चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा निर्देश आ जाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी इस फैसले को सपोर्ट करने के लिए। तो या दूसरे स्टेट्स में भी यदि इस तरह की ये कोई व्यवस्था करवा सके कि वहाँ भी कोई PIL लग जाए तो बात बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, सलाम करने योग्य है, और यदि ये लागू हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मुझे जरा शक है जी। जी अग्निहोत्री जी, आपने जो संक्षिप्त टिप्पणी की, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंसल साहब, जो आपने वाकई में शिक्षा व्यवस्था की वास्तविकता से हमारे दर्शकों को अवगत कराया, और आपने बेबाकी से जो अपने जो आपके अनुभव रहे हैं वो बांटे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंदा जी, आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन सब लाइन से हट के, आपको लोकेश जी ने भी कहा है कि आप एक अलग केस है, अलग व्यक्ति हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश जी, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप जरूर संघर्ष करें, और उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द ये व्यवस्था लागू हो जाए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना शिक्षा के व्यवसायीकरण की हकीकत और जाना सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को। सरकारी स्कूल की हकीकत से नौकरशाह भी वाकिफ हैं, राजनेता भी हैं, मगर इसका संज्ञान लिया है अदालत ने। मामला कुछ और था, अदालत चाहती तो केवल उस विषय तक ही सीमित रह सकती थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के मुख्य न्यायाधीश ने इससे आगे जाकर सुनवाई के दौरान उस गैर जरूरी मुद्दे को भी छुआ जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को सुधार सकता है। अगर माननीय न्यायालय के इस आदेश पर सही ढंग से अमल हुआ तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में अमीर गरीब का अंतर कुछ न कुछ तो जरूर कम होगा। जब हुक्मरानों के लाल भी किसी बरसाती पानी की टपकती छत के नीचे पढ़ेंगे और मां से शिकायत करेंगे तो गुदड़ी का लाल भी इससे निजात पा ही जाएगा। फिर कोई जर्जर स्कूल नहीं ढहेगा और किसी का लाल स्कूल के बल्बे के नीचे जमी दोष नहीं होगा, और न ही पेड़ के नीचे धधकती लू में स्कूल चले हम का नारा बुलंद होगा। सबसे अहम बात तो यह है कि शिक्षा सितारा स्कूलों में बिकेगी नहीं, लेकिन अदालत के इस रूख पर सरकार सख्ती से अमल करे, वरना कोई सच नहीं बदलेगा सत्ता के सिंहासन पर, कोई अर्थ नहीं निकलेगा होने वाले आदेशों का। एक बड़ा परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अब तो भूखे पेटों का बागी होना भी मजबूरी है।
अब मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय CXCT। CX लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। CX औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, CX एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, CX सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। CX 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000।